नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास, टीजीटी हिंदी आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। वसंत भाग 3 कक्षा 8 पाठ 18 टोपी जिसके लेखक है सृंजय। पाठ का सारांश। इस कहानी के लेखक सृंजय जी हैं। यह कहानी एक लोक कथा है। यहाँ पर टोपी को शक्ति और इज्जत का प्रतीक बताया गया है। इस कहानी के जरिए लेखक दो बातें कहना चाहता है। पहला यह कि कैसे शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग कर अपना काम करवाते हैं और उनको उनका पूरा मेहनताना भी नहीं देते हैं। लोग भी उनका काम पूरे मन से नहीं करते हैं। अगर उनके काम के बदले उन्हें पूरा मेहनताना दिया जाए तो वो अपना काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को काम करने के लिए मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है और कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। लेखक ने इसमें मुहावरों का बहुत शानदार प्रयोग किया है। हर बात को मुहावरों के द्वारा कहने की कोशिश की है। आइए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक गौरैया यानी मादा गौरैया और गौरा यानी नर गौरैया का संबंध बहुत ही घनिष्ठ था। दोनों सदैव साथ साथ रहते, उठते बैठते, सोते जागते, हंसते रोते। प्रातःकाल भोजन की तलाश में दोनों साथ निकलते और शाम को फिर साथ ही रहते। वे एक दूसरे को अपनी बातें बताते और थकान उतार कर सो जाते। एक बार गौरैया ने गौरे से कहा, देखो आदमी कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, उस पर कितना अच्छा लगता है। गौरे ने तुरंत विरोध करते हुए कहा कि कपड़े पहनने से आदमी बदसूरत लगने लगता है, उल्टे उसकी खूबसूरती ढक और जाती है। गौरैया ने कहा, आदमी मौसम की मार से बचने के लिए कपड़े पहनता है। तब कपड़े का विरोध करते हुए गौरे ने कहा, कपड़े पहनने से आदमी की जाड़े, गर्मी, बरसात सहने की शक्ति जाती रहती है। कपड़ा पहनते ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है। आदमी आदमी में भेद करने लगता है। फिर भी आदमी कपड़े पहनकर खुद को सिर से पांव तक ढक लेता है। वह कपड़े पहनकर लाज ही नहीं ढकता, काम करने वाले हाथ पैर भी ढक लेता है, सिर की लटें टोपी से ढक लेता है। हम तो नंगे ही सही। गौरैया बोली, आदमियों के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी जी टोपी पहनने को करता है। यहाँ पर कहानी में अभी हमने पढ़ा कि गौरा और गौरैया के बीच आदमियों के कपड़े पहनने को लेकर बहस हो रही है। तभी गौरैया का मन टोपी पहनने के लिए करता है। तो गौरे ने कहा, तू टोपी कहाँ पाएगी, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है और अपनी टोपी सलामत रखने के लिए अनेक को टोपी पहनानी पड़ती है। तू इस चक्कर में पड़ ही मत। अब देखो यहाँ पे दो मुहावरे हैं। टोपी सलामत रखना मतलब अपनी इज्जत बचाए रखना और टोपी पहनाना यानी मूर्ख बनाना। आगे इसमें अब गौरा और गौरैया के स्वभाव के बारे में बताया गया है। गौरा तनिक समझदार था, पर गौरैया थी जिद और धुन की पक्की। जो सोच लिया सो सोच लिया। अगले दिन जब वे प्रतिदिन की तरह दाना चुगने निकले तो घूरे पर मतलब कचरे के ढेर पर उन्हें रुई का फाहा मिल गया। तो टोपी का जुगाड़ मिलते ही गौरैया खुशी से पागल हो उठी। उसने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। गौरे ने उसे समझाते हुए कहा कि तेरे जैसा ही एक बावरा था जिसे रास्ते में एक चाबुक मिल गया। वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गौरे ने उससे कहा कि रुई के फाहे से टोपी तक का सफर तुझे कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर गौरा ये कहना चाह रहा है कि एक रुई का फाहा मिल जाने से टोपी बन जाए यह जरूरी नहीं है। गौरैया धुन की पक्की थी, इसीलिए बस उसके मन में था कि अब टोपी बनाना है। तो जैसे ही गौरैया को रुई का फाहा मिला, वह उसे लेकर धुनिये के पास गई। उस समय वह राजा के लिए रजाई बनाने में व्यस्त था। उस बेचारे के शरीर पर फटे कपड़े थे। उसने गौरैया की रुई धुनने से मना कर दिया, पर गौरैया ने
उससे कहा कि मैं तुम्हें पूरी मजदूरी दूंगी, यदि तुम मेरी रुई धुन देते हो तो मैं तुम्हें पूरी मजदूरी दूंगी। उसने धुनिये को आधी रुई मजदूरी में दी। अब धुनिये ने खुशी खुशी रुई धुन दी। धुनी हुई रुई लेकर गवरैया कोरी के पास गई। उस समय कोरी जो था वो राजा के लिए अचकन के लिए सूत काट रहा था। बिल्कुल थका हुआ था कोरी। उसने अपने शरीर पे एक धुस्सा डाला हुआ था। धुस्सा मतलब जो रजाई उसने डाली हुई थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। वह राजा का यह काम मुफ्त में करने जा रहा था। तो उसने सोचा कि ये जो गवरैया है वह भी मुफ्त में काम करवाएगी, इसलिए उसने गवरा और गवरैया दोनों को वहां से भाग जाने को कहा। गवरैया ने उसे काम के बदले में आधा सूद देने की जब बात कही तो कोरी सहर्ष उसका काम करने के लिए तैयार हो गया। मतलब उसने धुनी हुई रुई से सूत बनाने का काम था गवरैया का, वो करने के लिए तैयार हो गया। कोरी ने बहुत ही महीन तथा लच्छेदार सूत काट दिया। कटा सूत लेकर गवरैया और गौरा बुनकर के पास गए। बुनकर जो कि सूत से यानी कि धागे से कपड़ा बनाता है। बुनकर उस समय राजा के अचकन के लिए धागा बना रहा था, जिसे राजा के कारिंदे लेने आने वाले थे। उसने दोनों को भगाना चाहा कि इनका काम भी मुफ्त में करना पड़ेगा। गवरैया ने साहस से कहा कि बुनकर, आधा कपड़ा तू ले ले और आधा मुझे दे दे। हम सेत मेत का काम नहीं करवाते। सेत मेत का अर्थ है कि हम फ्री मुफ्त में काम नहीं करवाते या साठ गांठ करके कोई काम नहीं करवाते। उसने तुरंत गफस और दबीज कपड़ा बना दिया। गफस और दबीज बहुत ही अच्छा कपड़ा, बहुत ही घना कपड़ा उसने बना दिया। उसने आधा कपड़ा अपनी मजदूरी के रूप में लेकर आधा कपड़ा गवरैया को दे दिया। अब तक उनका 3/4 काम हो चुका था। 3/4 काम कैसे कि पहले रुई धुन चुकी थी, रुई का धागा बन चुका था, धागे से कपड़ा बन चुका था। उल्लास में भरकर दोनों दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी उस समय राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद जन्मे 10 रत्न के लिए झब्बे तैयार करने जा रहा था। दर्जी यह काम बेकार में कर रहा था, मतलब वो काम मुफ्त में कर रहा था। उसने गवरैया से कहा, कुछ देना ना लेना, भर माथे पसीना। उसकी बात सुनते ही गवरैया ने कहा, हम बेकार में कुछ नहीं करवाते। इस कपड़े की 2 टोपियां सिल दे, एक तुम ले लेना तथा एक मुझे दे देना। दर्जी को और क्या चाहिए था। उसने अत्यंत मनोयोग से 2 टोपियां सिलकर एक गवरैया को दे दी और एक खुद रख ली। दर्जी ने खुश होकर गवरैया की टोपी में 5 सुंदर फुंदने भी लगा दिए, जिससे उसकी टोपी और भी सुंदर बन गई। गवरैया ऐसी सुंदर टोपी पाकर झूम उठी। उसने टोपी पहनकर गवरे को दिखाया तो गवरे ने उससे कहा कि भाई तू तो रानी लग रही है। तो गवरैया ने उससे कहा कि रानी नहीं, राजा कहा। राजा राज अब कौन मेरा मुकाबला करेगा। मतलब यहाँ पर गवरैया कह रही है कि मैं राजा लग रही हूँ और अब मैं देखती हूँ कि कौन राजा है जो मेरा मुकाबला कर सकता है। टोपी पहनकर गवरैया ने उस राजा के पास जाने का निश्चय किया जिसके लिए सारा काम हो रहा था। उड़ते उड़ते वह महल के कंगूरे पर जा बैठे। राजा अधनंगा होकर अपने टहलुए से तेल की मालिश करा रहा था। उस समय राजा का सिर नंगा था। गवरैया ने कहा, यहाँ के राजा के सिर पर टोपी नहीं है, मेरे सिर पर टोपी है। राजा ने गवरैया के सिर पर इतनी सुंदर टोपी देखी, उसकी अक्ल चकरा गई। राजा ने झट अपनी टोपी मंगवा ली और अपने सिर पर रख ली। अब गवरैया ने कहना शुरू किया कि मेरी टोपी में 5 फुंदने हैं और राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा को शर्म महसूस होने लगी। उसने उस जरा सी चिड़िया की गर्दन मसलने, पंख नोच लेने का आदेश दे दिया, पर सिपाही ऐसा नहीं करना चाहते थे। फिर राजा ने उसकी टोपी छीन लेने का आदेश दिया। एक सिपाही की गुलेल से वह टोपी गिरा दी। दूसरे ने वो टोपी लपक कर राजा के सामने हाजिर कर दी। राजा उसे पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती कारीगरी का नायाब नमूना देखकर जड़ हो गया। मतलब वो आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी सुंदर टोपी थी। वह सोचने लगा, उसके मुल्क में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। राजा ने कारीगरों को खोजने का आदेश दिया। दर्जी को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने उससे पूछा, हमारे लिए इतनी बढ़िया टोपी क्यों नहीं बनाई। दर्जी ने कपड़ा उम्दा होने की बात कही। इसी प्रकार के जवाब सुनकर कोरी और धुनिया ने भी दिए।
क्रोधित राजा ने पूछा, तुम सभी ने हमारे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया? अभय दान का आश्वासन पाकर धुनिये ने कहा, महाराज, यह जो भी काम करवाती थी उसमें आधा हिस्सा देती थी। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी आधा देती थी। इससे उसके काम में अपने आप नफासत आती गई, मतलब सुंदरता आती गई। क्योंकि देखो, धुनिये को उसने आधी रुई दी, सूत कोरी को आधा सूत दे दिया, बुनकर को आधा कपड़ा दे दिया, और दर्जी को उस कपड़े से टोपी बनवाई तो एक खुद ले ली और एक दर्जी को दे दी। तो वो पूरा का पूरा फायदा उनको दे रही थी। गौरैया ने कहा, राजा देख ले, इसके लिए पूरे दाम चुकाए हैं, यह बेकार की नहीं है। यह राजा तो कंगाल हो गया है, इससे टोपी भी नहीं जुटती। अब राजा को सचमुच आश्चर्य हुआ। वह सोच रहा था कि इस पक्षी को खजाना खाली होने का पता कैसे चला। वह अद्भुत तमाशा देखने के लिए लोग जमा हो गए। मंत्री ने होले से कहा, यह मुफ्त तो महाराज की बेइज्जती करके ही दम लेगी। घबराए राजा ने तुरंत उसकी टोपी वापस करने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने उसकी टोपी कंगूरे की ओर उछाल दी। गौरैया ने टोपी पहन ली और कहने लगे, डरपोक राजा ने डर कर टोपी वापस कर दी। अब राजा ने इस मुंहफट के मुंह न लगने का निश्चय किया और अपनी टोपी संभाल ली। टोपी संभाल ली मतलब अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए उसने अपनी टोपी को कस के पकड़ लिया। धन्यवाद विद्यार्थियों। तो देखा आपने किस तरह एक छोटी सी चिड़िया ने जब ठान लिया कि नहीं, उसे टोपी बनवानी है, तो उसने किस तरह से एक एक कदम बढ़ाते हुए अपनी टोपी बनवा ली। और इसी तरह से हम भी यदि कोई दृढ़ निश्चय कर ले तो अपने काम को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें अपनी शक्ति का कभी भी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। धन्यवाद।